नाउ अब ठीक है। ऑडियो ऑडियो आ रही है अब? ठीक, ऑल राइट, ओके दीपा, ठीक है दीपा, 12:40, ओके ओके ठीक है। हाँ तो अभी तक हम लोग, अच्छा ये किताब फिजिकल ज्योग्राफी लेके ले लियो, निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस पे अभी हम आपको लाएंगे, मार्क करवाएंगे। तो अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया था? हम लोग ने देख लिया था कि जो कंसेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है कि एयर मासेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सोर्स रीजन क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग ने देख लिया था किस तरीके से यहाँ पे जो एयर मासेस का इंटरेक्शन होता है उससे फ्रंट्स बनते हैं, फ्रंट्स। ये फ्रंट डिपेंड करता है कौन सा एयर मास एक्टिव हो रहा है, एक्टिव इन द सेंस कि कौन सा रिलेटिव मोशन में है दूसरे के अपेक्षा। कभी कभी कोल्ड एयर मास मूव करता है रिलेटिवली वार्म एयर मास से, और कभी कभी वार्म एयर मास मूव करता है कोल्ड एयर मास के। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने 4 तरीके के फ्रंट देखे थे। कौन कौन से थे? स्टेशनरी फ्रंट, जहां पे आमने सामने आ जाते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते, आमने सामने आ जाते हैं, स्टेशनरी फ्रंट। फिर जब कोल्ड एयर मास रिलेटिवली एक्टिव होता है और वार्म एयर मास के अंदर जाने लग जाता है, तो उसको हम लोग ने बोला था कोल्ड फ्रंट, उसको हम लोग ने बोला था कोल्ड फ्रंट। इसके बाद जब वार्म एयर मास होता है, वार्म एयर मास, वो जब मूवमेंट करने लग जाता है, वो जब मूवमेंट करने लग जाता है कोल्ड की तरफ, दैट इज नोन एज वार्म फ्रंट, दैट इज नोन एज वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या था? कोल्ड फ्रंट में ये सीन कुछ ऐसा था। इससे रिलेटेड जो जो फिनोमिना होते हैं मैंने वो आप लोग को लिखा दिए थे। जैसे एक फिनोमिना यहाँ पे बताया था कि सडन प्लस हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल। यहाँ पे मैंने बताया था लाइट कंटिन्यूअस रेनफॉल, दैट इज ड्रिजल। ड्रिजल कैसा स्काई रहता है, कैसा प्रेशर रहता है, कैसी कंडीशन रहती हैं, कैसे चेंज होता है, वो हमने आप लोग को पढ़ा दिया था इस पर्टिकुलर पोर्शन में। इसके बाद हम लोग ने जनरल बात करी थी साइक्लोन्स पे। साइक्लोन्स पे मैंने आप लोग को बताया था इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, सदर्न हेमिस्फेयर में कैसी रहती है साइक्लोन्स की, और ये ऐसी क्यों होती है ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया था। इसके बाद साइक्लोन्स के बाद मैंने आप लोग को एंटी साइक्लोन्स पे थोड़ा सा शॉर्ट नोट दे दिया था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आज हम लोग और थोड़ा चीज़ों को पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन आज पढ़ा जाए, समझा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और फिर से हम बता दें कि अपनी किताब फिजिकल ज्योग्राफी वाली साथ में रख लेना, उसमें हम चीज़ें मार्क कराएंगे। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। Based on the genesis of low pressure, genesis मतलब formation, based on the genesis of low pressure and location of the system। कितने तरीके के होते हैं साइक्लोन? बेस्ड ऑन दी
लो प्रेशर जहाँ पे बन रहा है और लोकेशन कहाँ पे हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये दो तरीके के होते हैं साइक्लोन्स। एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, इसी को बोलते हैं मिड लैटिट्यूड डिप्रेशंस, और ट्रैवलिंग डिप्रेशंस। और वेव साइक्लोन्स। दूसरा तरीके का होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। सो एक ये हो गया, एक ये हो गया। निवार आया था ना, निवार, निवार नवंबर 2020 के टाइम पे निवार, इट वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। काफ़ी ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन वगैरह किया था। दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंसेस काफ़ी पूछता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आप लोग अपने से भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे आपको थोड़ी और नई चीज़ें बताएंगे। सो टेम्परेट साइक्लोन, देखो दोनों साइक्लोन से लो प्रेशर बनना है, लेकिन ये लो प्रेशर बनने का कारण अलग है। यहाँ पे अगर बात करी जाए लो प्रेशर, सबसे पहली चीज़ तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में बनेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में बनेंगे, ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो लो प्रेशर जो यहाँ बनता है, इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल हीटिंग, इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल हीटिंग। थर्मल हीटिंग के कारण यहाँ पे जो इंसुलेशन वगैरह आ रही है उसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस बनती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वार्म कोर साइक्लोन्स। वार्म कोर है इनका। दे आर रिलेटिवली मोर पावरफुल, दे आर रिलेटिवली मोर पावरफुल, पावरफुल। ये इनका जो एरिया होता है स्मॉल एरिया होता है रिलेटिवली, इन कंपैरिजन टू टेम्परेट साइक्लोन दे हैव स्मॉलर एरिया। ये किस पे बनते हैं? दे ओरिजिनेट दी सिस्टम्स डेवलप्ड ऑन ट्रॉपिकल वाटर्स, ट्रॉपिकल वाटर्स में ये बनते हैं। फिर अगर यहाँ बात करी जाए टेम्परेट साइक्लोन्स की, दे आर लो प्रेशर बिकॉज लो प्रेशर जो बनता है वो काहे के लिए बनता है? बिकॉज ऑफ डायनेमिक फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ डायनेमिक फैक्टर्स। डायनेमिक फैक्टर्स का मेरा क्या मतलब है? अर्थ रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स ये यहाँ पे उत्तरदायी है। उत्तरदायी जो है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स है, उसकी वजह से लो प्रेशर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड कोर साइक्लोन्स। कोल्ड कोर, उधर क्या था? वार्म कोर, इधर क्या है? कोल्ड कोर। ये इनका रीजन देखो तो 50 से 55 डिग्री, 60 डिग्री भी हो सकता है, एंड बियॉन्ड लैटिट्यूड अगर बात करी जाए। वो ट्रॉपिकल में थे, ये इनका रीजन है। एंड दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद, दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद रॉस्बी वेव्स। सुना है आप लोगों ने रॉस्बी वेव्स, अलॉन्ग विद पोलार जेट स्ट्रीम, पोलार जेट स्ट्रीम, उनके साथ ये ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं। दे आर लार्ज इन एरिया, लार्ज क्या, वेरी लार्ज इन एरिया इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एंड ऑल्सो जो टेम्परेट साइक्लोन है, दे आर इम्पॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग, दे आर इम्पॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग, in explaining the climate and rain in taiga
एंड साइबेरिया। ये इस रीजन में रेनफॉल क्यों हो रही है, यहाँ पे क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्यों रेनफॉल है, क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये हमें इस फिनोमिना से पता चलता है, टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से पता चलता है, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से पता चलता है। इतना लिख लेना तो बताना। डन, ओके गुड। लिखिए अब, नेक्स्ट हेडिंग मारिए, टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स। इसमें लिखिए, दे आर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, या कह सकते हो मिड लैटिट्यूड डिप्रेशंस। ये सब हम कीवर्ड्स आपको दे रहे हैं कि अगर कुछ लिखने का है तो एक पन्ना लिखा जा सके सरल भाषा में। मिड लैटिट्यूड डिप्रेशंस, मिड लैटिट्यूड cyclones, they are also known as wave cyclones, they are also known as wave cyclones, they are in large areas, they are in large areas, large areas का मतलब है more than 500 स्क्वायर किलोमीटर और 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर। they are not as powerful, they are not as powerful as tropical cyclones, ज़्यादातर तबाही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही मचाते हैं, यही ज़्यादातर मचाते हैं। साइबेरिया एंड टाइगा climate can be explained, temperate cyclones are associated with अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, ये हमने आप लोग को पढ़ाया है। रॉसबी वेव्स एंड पोलार जेट स्ट्रीम। टेम्परेट साइक्लोन्स are formed because of एयर मास इंटरैक्शन। क्यों बनते हैं? एयर मासेस के इंटरैक्शन से। एंड फ्रंट्स फॉर्मेशन आप लोग ये पढ़ चुके हो। तो फ्रंट्स जहाँ पे बनते हैं, जहाँ एयर मास इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन वहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे, टू अंडरस्टैंड टेम्परेट साइक्लोन्स, to understand temperate cyclones and air mass fronts interactions, जर्कीन्स स्पेलिंग ध्यान देना, जर्कीन्स, प्रपोज्ड वेव थ्योरी,
बहुत आसान है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। He explained how he explained how ओके ओके, लिख लो, लिखिए। ओके, लिखो ही एक्सप्लेन्ड हाउ he explained how contrasting air mass, contrasting मतलब having different properties, contrasting air masses can interact and stage wise development of temperate cyclones and their associated weather बस नाम ही मेंशन कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। explained how contrasting air mass can interact and stage wise development of temperate cyclones and their associated weather। किसने बोला? जर्कीन्स ने। किसमें? अपनी वेव थ्योरी में। temperate cyclones are determined by Rossby waves and polar jet stream। Next point, as the Rossby wave and polar jet stream meanders, they go through index cycle। बताया मैंने आप लोग को, they go through index cycle creating oscillating high and low pressure, creating oscillating high pressure and low pressure system on the surface। अब हम समझा दे रहे हैं, इतना लिख लो तो बताओ, इतना लिख लो तो मैं बताऊं। ठीक, समझिए, पहले समझ लो फिर बना लेना। देखो, मान लो आ, मान लो ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। नाम दे देते हैं कुछ, इसको नाम दे दिया जाए कॉन्टिनेंटल पोलार, इसको नाम दे दिया जाए मैरीटाइम ट्रॉपिकल। ठीक है, ये दो एयर मास इंटरैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये नीचे सरफेस है, ठीक है, ये नीचे सरफेस है, ये नीचे सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस। ये ऊपर की तरफ अगर बात करें, अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, ये मान लो रॉसबी वेव है, मियांडर कर रही है, चल रही है ना।
ये रॉसबी वेव्स है। तो यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर पढ़ाया है ना हमने आप लोग को। हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसे बनेगा, बाय बेलेट्स लॉ था ना, बाय बेलेट्स लॉ, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो इसी के अकॉर्डिंगली सरफेस पे इसका रिवर्स प्रेशर बनेगा, है ना। सरफेस पे भी तो जब ऊपर की तरफ अगर हाई प्रेशर है तो नीचे लो प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर नीचे बन रहा है तो वेदर फिनोमेना इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यही तो मैंने बताया था आपको, बारिश करा देता है। और ये रॉसबी वेव्स हैं, यही तो मैंने आप लोग को बताया था, बारिश करा देता है। क्यों साइबेरिया में बारिश हो रही है, तो ये इसके कारण हो रही है, इसके कारण, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर डेवलप हो जा रहे हैं पॉकेट्स में, वो बारिश करा दे रहे हैं। तो यही है वेव थ्योरी जर्कीन्स की। तो ये लास्ट वाला पॉइंट जरा सब लोग पढ़ो। As the Rossby wave and polar jet stream meanders and they go through the index cycle, creating oscillating high pressure and low pressure system on the surface. ठीक है, ये चीज यही है, वेव थ्योरी का मॉडल यही है। सो ये बात है, एक वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास इंटरैक्ट कर रहा है, और जब इंटरैक्ट करेंगे तो साइक्लोन बनेगा। कौन सा साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। पहला लिखिए, देयर आर टू एयर मासेस, देयर आर टू एयर मासेस lying side by side like a quasi stationary front. तो पोलवर्ड्स कैसा एयर मास रहेगा? कोल्ड एयर मास, इसको नाम दे दो सीपी। ट्रॉपिक वर्ड्स कैसा एयर मास रहेगा? वार्म एयर मास, इसको नाम है मैरीटाइम ट्रॉपिकल। अच्छा याद करो वो लेक्चर जब मैंने आप लोग को टाइप्स ऑफ एयर मासेस नहीं पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि एयर मासेस तो कई तरीके के हो सकते हैं, जो जब हम सोर्स रीजन पढ़ा रहे थे। लेकिन हमने कहा था कि जो सबसे बेस्ट डेवलप होते हैं वो पोलार एयर मास पे कॉन्टिनेंटल पोलार होता है, और मैरीटाइम ट्रॉपिकल मैरीटाइम एमटी, वो मैंने आपको बताया था, ये बेस्ट डेवलप होते हैं। इसीलिए हम लोग सीपी और एमटी लेके चलते हैं, और इन्हीं के इंटरैक्शन से हम लोग मानते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन बनता है। थोड़ा ये चीज दिमाग में बैठाइएगा, पीछे के नोट्स उठा के आप देख भी सकते हो। पोलार एयर मास, हाई प्रेशर ऑन कनाडा एंड साइबेरिया, मैंने बताया था विंटर्स में हो जाता है हाई प्रेशर वहां पे। ट्रॉपिकल मैरीटाइम एमटी बताया था, अजोर्स, अजोर्स हवाईयन जो प्रेशर सिस्टम थे वहां पे। क्वासाई स्टेशनरी मतलब कि एक तरह का, पूरी तरीके का स्टेशनरी फ्रंट नहीं। एक्चुअली स्टेशनरी फ्रंट एक एज सच कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता अगर बात करी जाए, क्योंकि कभी भी एयर मासेस बिल्कुल ऐसे खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे आपस में आके, आपस में आके खड़े थोड़ी ना हो जाएंगे, इंटरैक्ट कर ही जाएंगे। यस, सेमी स्टेशनरी, नॉट फुली, नॉट इन अ कंप्लीट फॉर्म, नॉट इन अ कंप्लीट फॉर्म, नॉट फुली, सेमी, बिल्कुल। तो इसीलिए कोसाई शब्द इस्तेमाल किया, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोसाई फेडरल नेचर हम लोग बोलते हैं, नॉट कंप्लीटली, आधा है आधा नहीं है, तो ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इनका इंटरैक्शन करा दिया हम लोग ने। दूसरा सेकंड पॉइंट लिखिए,
सेकेंड पॉइंट, a low pressure system develops, a low pressure system develops इन फ्रंट्स के बीच में। अब ये लो प्रेशर जो सिस्टम ये कैसे डेवलप हो गया? द लो प्रेशर इज डायनेमिक, द लो प्रेशर इज डायनेमिक इन ओरिजिन, डायनेमिक ओरिजिन याद आ रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो लो प्रेशर था वो कैसे डेवलप हो रहा था? वो वहां पे थर्मल ओरिजिन था, थर्मल ओरिजिन। यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर इज डायनेमिक इन ओरिजिन एंड may be related to, and it may be related to, मतलब formation of low pressure system, it may be related to Rossby waves, Rossby waves meandering above, meandering above। तो यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है, यहाँ पे है, ये टॉप व्यू में बना रहा हूँ, टॉप व्यू। तो यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, यहाँ वार्म एयर मास है। ये क्या फ्रंट बनाए? स्टेशनरी फ्रंट बनाए, स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट। फिर क्या हुआ यहाँ पे? ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम आ गया, एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया। लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया। अब भैया जब लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो जो एयर मासेस हैं वो इसकी तरफ रोटेट करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है, तो ये पहला डायग्राम हो गया, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, ये कोल्ड एयर मास है, इधर इधर सॉरी इधर कोल्ड एयर मास है, इधर वार्म एयर मास है, इधर पूरे में वार्म एयर मास है। तो क्या करेगा? इधर ये इधर आने लग जाएगा और ये इधर वाला इस तरफ जाने लग जाएगा। याद आ रहा है वो डायरेक्शन वाला जो हमने बताया था, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में? ये लो प्रेशर रीजन है, ध्यान रखना, ये लो प्रेशर रीजन। तो यहाँ पे ये तीसरा डायग्राम हो गया। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अगर बात करी जाए एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो दोस्तों, यहाँ कौन सा फ्रंट बन रहा है? ये वार्म फ्रंट है कि कोल्ड फ्रंट है? फ्रंट है, बताओ। ये वार्म फ्रंट यहाँ बनेगा कि कोल्ड? यस, गुड, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, गुड, दिस इज वार्म फ्रंट। फिर यहाँ नीचे देखो, याला देखो, याला, याला, यस, दिस इज कोल्ड फ्रंट, दिस इज कोल्ड फ्रंट। तो ऐसे देखो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, इसको रेड और ब्लू कलर से दिखाते हैं। रेड कलर मतलब गर्म को रिप्रेजेंट करता है ना, गर्म को। तो इसको ऐसे शो किया जाता है वार्म फ्रंट को। आप लोग के पास भी अगर रेड कलर अवेलेबल हो तो ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। ये इस तरफ मूव कर रहा है और जो ठंडी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ब्लू से, है ना, ब्लू से। तो इसके बारे में जहाँ पे भी स्पेस हो, जहाँ लिखनी, ये चौथी बात, चौथा डायग्राम हो गया। तो फ्रंट्स फॉर्मेशन कहाँ ये हुआ? यहाँ पे फ्रंट्स फॉर्मेशन, फ्रंट्स फॉर्मेशन यहाँ हुआ। यहाँ पे लो प्रेशर दिखा दो, ये इधर चला गया।
ये लो प्रेशर इधर लिखा लो। तो राइट ऑफ लो प्रेशर इज वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट। लेफ्ट ऑफ लो प्रेशर इज कोल्ड फ्रंट। ठीक है, तो एक लो प्रेशर के अराउंड ये दोनों एयर मासेस, दोनों फ्रंट्स एक दूसरे के पीछा करेंगे। अब इस चीज को मुझे अगर एक साथ दिखाना है, एक प्लेन में दिखाना है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, एक सरफेस यहां ले ली गई है, एक सरफेस यहां पे ले ली गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वार्म फ्रंट है, ये वार्म 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 वार्म, इधर कोल्ड 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 कोल्ड, इधर बात करें, इधर पूरे में वार्म 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 वार्म, इधर कोल्ड 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 कोल्ड। सो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये कोल्ड फ्रंट है। इधर अगर आप देखोगे तो ये वार्म फ्रंट है। इसको अगर एक प्लेन में दिखाना है, फ्रंट व्यू अगर सामने दिखाना है, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा जो टेम्परेट साइक्लोन है उसमें आपको कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट एक साथ दिखाने हैं। एक फ्रंट आप नहीं दिखाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक फ्रंट से साइक्लोन नहीं बनेगा। लो प्रेशर के अराउंड दो अलग अलग तरीके के फ्रंट्स को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये वार्म फ्रंट है, इसलिए समझ गए, वार्म फ्रंट इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, ये कोल्ड फ्रंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक ये कौन सा डायग्राम, 5वां नंबर का, इसमें लिख लो द टेम्परेट साइक्लोन, द टेम्परेट cyclone is essentially the temperate cyclone is essentially a low pressure system about which two fronts are rotating, about which two fronts are rotating। अच्छा, तो एक चीज इतना लिख लो तो बताओ, ओके। अभी अभी आगे बात करते हैं। तो कितनी स्टेजेस हो गई, एक बार ऊपर से रिवीजन करें, देखें कितनी स्टेजेस हम लोगों ने देख ली। पहली स्टेज थी दो एयर मासेस साइड बाय साइड, दूसरी स्टेज थी एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, ये तीसरा है, ये तीसरा है जहां पे दो फ्रंट्स लो प्रेशर के अराउंड रोटेट करने लग गए। तीन स्टेजेस सबको समझ में आ गई, तीन स्टेजेस सबको समझ में आ गई, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसी में आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा एक बात, अब इसी में ध्यान से समझिएगा, ये अभी तीसरी स्टेज में ही हम हैं।
तीसरी स्टेज में ही हम हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई भी पोजीशन पे ले लो, मान लो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, पहले क्लियर स्काई रहा होगा, फिर ये फ्रंट आया, वार्म फ्रंट है ना यहाँ पे, ये वार्म फ्रंट, तो थोड़ा गर्मी होने लग गई, फिर ड्रिजल होने लग गई, ये हो गया, फिर से क्लियर स्काई आ गया, फिर से क्लियर स्काई आ गया, फिर वार्म कंडीशन हुई, फिर सडन, क्योंकि ये यूं चल रहा है ना सिस्टम, ये यूं पूरा सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे विजुलाइज करना। तो यहाँ पे जब आया क्लियर स्काई हो गई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वार्म कंडीशन हो गई, सडन रेनफॉल, थंडर, स्नोफॉल होने लग गया, फिर क्लियर स्काई हो गई, फिर क्लियर स्काई हो गया। आप लोग समझ रहे हो? मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें वेदर को, अगर हम यहाँ वेदर को आपको समझाना चाहें तो सबसे पहले वार्म फ्रंट का वेदर फील करेगा ना, वो वार्म फ्रंट का वेदर फील करेगा ना, क्योंकि कहाँ पे खड़ा था वो, कोल्ड में खड़ा है, तो ये चीज देखिएगा। ओके ओके दीपा, कोल्ड में खड़ा है ना, कोल्ड कंडीशन में, अब वो नाउ ही विल फील वार्म, नाउ ही फील्स वार्म, वार्म, लाइट ड्रिजल फील करेगा, इसको बहुत आराम से समझिएगा, लाइट ड्रिजल आ गई उसकी तरफ, लाइट ड्रिजल फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद क्या आएगा, देन क्लियर स्काई, देन क्लियर स्काई, वार्म फ्रंट निकल गया, वार्म फ्रंट निकल गया, अब यहीं पे वो यहीं यहीं रहेगा, यहीं पे रहेगा, अभी साइक्लोन के अंडर में आ चुका है वो, अब ये वार्म फ्रंट निकल गया, क्लियर स्काई हो गई, अब क्या हिट करेगा उसको, सेकेंड, सेकेंड ही विल एक्सपीरियंस द कोल्ड फ्रंट वेदर, कोल्ड फ्रंट वेदर। इसीलिए जब इंग्लैंड वगैरह में मैच होते हैं ना, तो पता नहीं होता है कब बारिश शुरू हो जाए, कब क्लियर स्काई हो जाए, बहुत ही अनसर्टेन होता है वेदर, बहुत अनसर्टेन वेदर होता है वहां का, एक दिन में बारिश भी आ सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है, क्लियर स्काई भी हो जाएगा, कुछ घंटों का बस टाइम पीरियड रहता है। तो सेकेंड कोल्ड फ्रंट वेदर अब वो एक्सपीरियंस करेगा, इट मीन्स वार्म फील कर रहा था, नाउ ही फील्स कोल्ड, नाउ ही फील्स कोल्ड। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना, ये वाला फिफ्थ वाला, तो बस आपको यही रखना है, यही समझना है, एक इंसान को यहीं खड़ा रखो और इसको इधर मूव कराते रहो, इधर मूव कराते रहो, तो अब देखो ये वार्म है, अब इसको कोल्ड फील होने लगेगा, कोल्ड फील होने लगेगा, ड्रामेटिक रेनफॉल होगी, स्नोफॉल, फिर से क्लियर स्काई, चला गया, अब टेम्परेट साइक्लोन चला गया, मतलब सारी सारी कायनात जो है एक बार में उसको दिख जाएगी, एक ही दिन में सारी कायनात एक दिन में दिख जाएगी। मतलब कि सुबह उठा, सुबह उठा, सोया था तब ठंडा था, सुबह उठा थोड़ा गर्म लगने लगा, ब्रश व्रश कर रहा है, थोड़ा उसको गर्मी लग रही, नहा वहा लिया, फिर टोस्ट वगैरह तैयार कर रहा है, ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है, बाहर देख रहा है बारिश हो रही है, 2 घंटे तक मान लो हल्की हल्की बारिश होने लगी, फिर क्लियर स्काई हो गया, कार में बैठा, बाइक पे बैठा, वार्म फील कर रहा है, फिर ऑफिस पहुंचा, गेट वेट खोला, कोल्ड कंडीशंस हो गई, फिर जैसे ही ऑफिस के अंदर आ गया, देख रहा है रेनफॉल और स्नोफॉल, थंडर स्टॉर्म, भयंकर तरीके से शब्द शुरू हो गया, फिर जब वापस आया घर के लिए, बाइक पे कार में बैठा, क्लियर स्काई, शाम हो गई। समझ रहे हो आप लोग, फील किया आप लोग, ये ब्रिटेन का नॉर्मल है वेदर,
ये ब्रिटेन में यही होता है, ब्रिटेन में सेम चीज यही चलती है, इसीलिए वहां के लोग, दैट इज द रीजन देयर क्लोथिंग स्टाइल is such that it accommodates all the weather in one go। अगर वहां पे देखोगे ना तो ऐसे कोट वोट पहने रहते हैं, से कोट पहने रहेंगे, लॉन्ग हैट रहती है, हाथ में ऐसे छतरी रहती है, कोट ये रेनफॉल और स्नोफॉल से बचने के लिए। ये वहां का एक जेंटलमैन बूट्स पहनता है, बूट्स है ना, बूट्स ऐसे ही होते हैं ना, इंग्लैंड कनाडा जहाँ पे भी ये मौसम ऐसा रहता है, ये जनरल पोशाक है वहाँ की। सूरज से भी बच सके, ठंडक से भी बच सके, बारिश से भी बच सके, सबसे बच सके। दिस इज नोन एज ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक बात लिखिए जरा, अक्सर वो लोग छाता निकल के बाहर, छाता ही लेके बाहर निकलते हैं। The weather changes associated with temperate cyclones is highly unpredictable, is highly unpredictable for an observer. This is typical for British type of climate. इसीलिए तो यहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट, एवरग्रीन भी हैं, डेसिडुअस भी हैं, एवरग्रीन और डेसिडुअस मिक्स्ड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इतना लिख लो तो बताओ। तीन स्टेजेस हमने पढ़ा दी, अब लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज ऑक्लूजन स्टेज। फोर्थ स्टेज इज occlusion stage, also known as frontolysis, frontolysis stage, death of cyclone। डेथ ऑफ साइक्लोन। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअली, इसको देख लो समझ जाओगे। यहाँ पे होता क्या है कि सीन कुछ इस तरीके का था, ये कोल्ड, ये वार्म, इधर कोल्ड, ये ऐसे मूव कर रहा है सिस्टम पूरा इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ क्या होता है कि देख रहे हो कैसे पीछे वाला पीछा कर रहा है, पीछे वाला फ्रंट पीछा कर रहा है। और पीछे वाला फ्रंट जल्दी क्यों आ जाएगा, याद आ रहा है वो लेक्चर मेरा, मैंने बोला था ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ज्यादा कवर करेगा, याद आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। कोल्ड फ्रंट मैंने बताया नहीं था, कोल्ड फ्रंट जो है ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। तो देखो ये आगे बढ़ रहा है, उतनी देर में वार्म फ्रंट आगे इतना नहीं जा पाएगा, लेकिन कोल्ड फ्रंट जल्दी आ जाएगा आगे। अब इसने इसको कैप्चर कर लिया,
कोल्ड है, ये कोल्ड है। वार्म, वार्म एयर मास अब क्या होगा, टॉस हो जाएगा ऊपर की तरफ, टॉस्ड अबव। यहाँ पे सीन अब कुछ ऐसा हो जाएगा, कोल्ड 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 एयर मास, कोल्ड एयर मास, इधर वार्म एयर मास, वार्म एयर मास, अब ये ऊपर टॉस्ड अबव। फिर क्या होगा, एक टाइम बाद पूरा का पूरा यहाँ पे कोल्ड एयर मास हो जाएगा और यहाँ पूरे पे वार्म एयर मास। अब ये आपको लगता है कि यहाँ पे कोई साइक्लोन बनेगा? अब ये पूरा यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, अब ये लास्ट में अब देख रहे हो यहाँ पे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया, कोई फ्रंट नहीं है ना अब यहाँ, अब यहाँ कोई फ्रंट नहीं है, अब ये स्टेबल हो गया सिस्टम, और दिस सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड। अब टेम्परेट साइक्लोन डाइज, टेम्परेट साइक्लोन डाइज। तो cold front from behind catches up with the warm front ahead। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट pushes underneath the warm front, नीचे से वार्म फ्रंट को उठाता है, एंड द वार्म एयर इज टॉस्ड अबव, एंड द वार्म एयर इज टॉस्ड अबव। फिर यहाँ पे देखो, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन, नो फ्रंट फॉर्मेशन, कोई फ्रंट नहीं है यहाँ पे, हेंस द टेम्परेट साइक्लोन डाइज। टेम्परेट साइक्लोन डाइज। इतना हो जाए बताइए। चलिए बुक खोलिए, बुक ओपन करिए। चलो पहले वहां पे आओ, चैप्टर नंबर क्या है ये, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, चैप्टर 36। चलो चैप्टर 36। ओके 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 कल्पना, एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 36, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। कल्पना हो जाए तो बताइएगा। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ओके ओके ठीक है। सो इसमें बहुत कुछ है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे 36.5 हेडिंग है, कूलिंग ऑफ एयर एंड एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमने आप लोग को पढ़ाया है, हमने आप लोग को पढ़ाया है किस तरीके से एडियाबैटिक चेंज होता है, एक्सपेंशन ऑफ एयर,
आप लोग ने अपना डायग्राम बनाया हुआ है। कूलिंग ऑफ एयर एंड एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, किस तरीके से जो पॉकेट पार्सल था एयर का, ऊपर जा रहे थे, एक्सपैंड हो रहा था, उसमें टेम्परेचर कम होता जा रहा था, ये वाली बात है। 36.6 स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंस्टेबिलिटी क्या होती है? इंस्टेबिलिटी में रेनफॉल वगैरह होगी, इंस्टेबिलिटी में रेनफॉल वगैरह होगी, ठीक है। फिर देखो 36.7 फॉग। फॉग, फॉग पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। सर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, सर टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉग में आइए ज़रा, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉग। एक है एयर मास फॉग, एक है फ्रंटल फॉग, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें पूरा ना पढ़ना। इसी में हेडिंग एक आइए ज़रा, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉग, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉग। तो आप लोग देख रहे हो, एक लाइन देखिए ज़रा, फिफ्थ आई थिंक फोर्थ फिफ्थ लाइन है, फॉग एरियाज आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू कूल ओशनिक करंट्स। फॉग areas are positively related to cool oceanic currents. The eastern portion of the oceans and western continental margins, दोनों एक ही बात है, are characterized by most fogs because these areas are frequented by cool oceanic currents. For example, California current, Peru current, so on. Frontal fogs are produced in the high latitudes due to convergence of cold polar air mass and warm westerlies, mainly in the North Atlantic Ocean and western coast of Northwest Europe. Frontal fogs, frontal fogs फ्रंट के इंटरैक्शन से, एयर मासेस के इंटरैक्शन से यहाँ पे बनता है। इसके बाद आइए रेडिएशन फॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन लो लैटिट्यूड्स ऑन कॉन्टिनेंटल एरियाज ड्यूरिंग विंटर सीजन। Dense fogs are formed at the places where cold and warm oceanic currents converge, for example Newfoundland and Grand Banks। ये हमने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है। ये हो गया। फिर और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जापानीज कोस्ट के पास भी डेंस फॉग बनता है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड क्यूरिल एंड वार्म कुरोशियो करंट, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज थोड़ा ध्यान रखिएगा जहां पे फॉग की कंडीशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स पे आइए जरा, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स। इसको आप अपने से पढ़ सकते हो, ऐसा मेरी नीड है नहीं एज सच, ठीक है। शब्द ध्यान रखिए, हाई क्लाउड्स, हाई के लिए लगाया जाता है सर्रस, सर्रो। मिडिल के लिए यूज किया जाता है शब्द एल्टो, एल्टो। स्ट्रैटो मतलब स्ट्राटा, लेयर्स में पाया जाने वाला क्लाउड्स। हाई ध्यान रखिए, सर्रस, सर्रो, हाई। मिडिल एल्टो, लो स्ट्रैटस, क्यूमुलोनिम्बस, ये सब लो क्लाउड्स हो गए। तो ये आप क्विक रीड पढ़ सकते हो, इसी के शॉर्ट समरी तैयार कर लेना, नोट्स में लिख लेना। टाइप्स ऑफ क्लाउड पे अगर पूछा जा सकता है तो कम से कम एक पन्ने, डेढ़ पन्ने लिखने का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लाउड ये पढ़ा जा सकता है अपने से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक दो लाइनें, एक दो पॉइंट सबके हो जाए। नेक्स्ट इज योर रेनफॉल। देखिए रेनफॉल 36.9, ओरिजिन ऑफ रेनफॉल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। नेक्स्ट पेज पे आइए, थ्योरीज ऑफ रेनफॉल। इसमें पहली थ्योरी है क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी ऑफ बर्जेरॉन। बर्जेरॉन मैंने आप लोग को बताया था ना, बर्जेरॉन की, बर्जेरॉन मैंने एक टेबल बनाई थी, बर्जेरॉन किया था। और दूसरी वाली देखिए कोलिजन वेग थ्योरी, कोलिजन वेग थ्योरी। इसमें सेकंड कॉलम में आइए, फोर्थ लाइन देखिए, लिखा है लॉन्गमुइर, लॉन्गमुइर मैंने लिखा था ना लॉन्गमुइर कोलिजन थ्योरी। तो लॉन्गमुइर कोलिजन थ्योरी कैसे क्या है, ये सिस्टम है। तो यूपीएससी में पूछा गया है सवाल, और यूपीपीएससी में 90s में पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको इतना डिटेल में बताया नहीं। एक पासिंग रेफरेंस आपको दे दिया है, तो पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दोनों में डिफरेंस मैंने बताए हुए हैं, कौन सा टेम्परेट रीजन में होता है, कौन सा ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो पहले नोट्स देख लेना, उसके बाद इस पे आना।
टाइप्स ऑफ रेनफॉल, नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए जरा। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो लिखा है उसका जो ये जो पेज है आपका, अरे यार इसको मैं यहाँ पे लाऊं जरा, एक सेकंड रुको, तो ज्यादा बेटर रहता है। ये दिख रहा है? अरे दिख रहा है? ये तो 90s की मूवी हो गई थी, प्यार 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 प्यार। क्या था ये? चलो, तो ये पैरा देखो, ये पैरा, दिस पैरा, convectional rainfall also occurs in the tropical subtropical temperate regions in summer month, warmer parts of the day। characteristics ये पूछता है आपसे, characteristics features, सबका हम लोग characteristics features कुछ पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, it occurs daily in the afternoon, it occurs daily in the afternoon in the equatorial regions, it is of very short duration, but heavy showers होती है, heavy downpour होती है। It occurs through thick, dark and extensive cumulonimbus cloud। तो याद रखेंगे cumulonimbus cloud are associated with convectional type of rainfall। It is accompanied by cloud thunder and lightning, cloud thunder and lightning। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिए, the sky becomes overcast, 2 से 3 बजे जो है बादल घिरने लग जाते हैं, बादल घिरने लग जाते हैं। ये खासकर इक्वेटोरियल रीजन में होता है, इक्वेटोरियल रीजन में इसी से बारिश होती है, इक्वेटोरियल रीजन में इसी से बारिश होती है। तो मेरा वो लेक्चर याद आ रहा है आपको, जब मैंने आपको एनसीईआरटीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था वहां आफ्टर रेन और बिफोर रेन का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे बारिश होनी ही होनी है, आफ्टर रेन और बिफोर रेन। तो यही है वो, ये वही है, इक्वेटोरियल रीजन में बारिश डेली होनी ही होनी है। तो इक्वेटोरियल रीजन, तो 2 से 3 बजे का जो टाइम है वो मानते हैं आफ्टर रेन का है, 2 से पहले का, 2 के बाद है बिफोर रेन। तो एएम पीएम भी यूज करते हैं और एआर बीआर भी यूज करते हैं। इसके बाद इस पेज पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। रेनफॉल सपोर्ट्स लग्जूरियस एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन्स, ये सब देख लेना, पढ़ लेना। कन्वेक्टिव रेनफॉल इन हॉट डेजर्ट इज नॉट रेगुलर बट इज इररेगुलर एंड सडन। तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, क्या? हाई वेरिएबिलिटी, हाई वेरिएबिलिटी, वेरिएशन वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसके यहाँ पे अगर आप देखोगे कीवर्ड्स लिखे हैं, विंडवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप क्या होता है आप लोग जानते हो, इसी को बोलते हैं ऑनवर्ड स्लोप, ये कम लोग जानते हैं, कम लोग जानते हैं। और अपोजिट स्लोप जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, दैट इज नोन एज लीवार्ड और रेन रीजन, रेन शैडो रीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कंडीशंस नेसेसरी ओरोग्राफिक के लिए, तो माउंटेन बैरियर होना चाहिए विंड डायरेक्शन में, सो दैट मॉइस्ट एयर को ऑब्स्ट्रक्शन मिले और वो ऊपर की तरफ उठने लग जाए। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल, कोस्ट रेंज, आप लोग को मैंने एटलस में मार्क कराया हुआ है, कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज माउंटेन्स, ये नॉर्थ अमेरिका का हो गया, आर पैरेलल टू द पैसिफिक कोस्ट। सिमिलरली हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स, ये प्रीलिम्स में पूछता है, वेस्टर्न घाट्स ये प्रीलिम्स में पूछता है। ठीक है,
देयर शुड बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए। अब ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। विंड वर्ल्ड स्लोप है यहाँ पे, रेन स्लोप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस। मैंगलोर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव कितना, अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, वाइल बैंगलोर ये कहाँ पे, रेन शैडो रीजन में वेस्टर्न घाट्स के, ओनली रिसीव्स 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ये हो जाएगा। ये डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम को दिखाया गया है किस तरीके से है, तो ये पढ़ लिया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, पेज नंबर है मेरा 492। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, इसमें क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल अकर्स due to the ascending of moist air and adiabatic cooling caused by convergence of two extensive air masses। ठीक है, दो तरीके से, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। Rainfall associated with temperate cyclones occurs when two extensive air masses entirely different physical properties converge। Two contrasting air mass converge from opposite direction, converge on a line, front बनता है। देखो पूरी स्टोरी बता रहा है। Warm wind is lifted upward along this front, cold air becomes heavier, settle down। सच साइक्लोनिक फ्रंट्स कहाँ बनते हैं, टेम्परेट रीजन्स में बनते हैं, जहाँ पे ये दोनों मर्ज होता है। तो सैचुरेटेड कंडेंसेशन, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, दिस एंड दिस। तो एक क्विक रीड मार सकते हो। ये सारे फिर एरियाज हैं, ये फिर एरियाज है कहाँ पे क्या होता है। फिर ट्रॉपिकल रीजन्स का भी बताया गया है। ठीक है, चाइना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनके अलग अलग नाम है, टाइफून्स, हरिकेन, टॉर्नेडोज, चाइना, जापान, एशिया, बांग्लादेश, यूएसए। ठीक, ये हो गया। सो ठीक है, इसमें इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर आइए, एयर मासेस। सबको समझ में आ रहा है, सब लोग हमारे साथ हो ना। ठीक, बढ़िया, ओके, ठीक। एयर मासेस देखिए, एयर मास, एयर मास की डेफिनेशन कितनी अच्छी है, इसको आप यूज कर सकते हो। एयर मास में बी डिफाइंड एज अ large body of air whose physical properties, especially temperature, moisture, lapse rate, are more or less uniform horizontally for hundreds of kilometers। बैरी एंड चॉर्ली की डेफिनेशन ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक अच्छे से नोट्स में आप इंक्लूड कर सकते हो, अच्छे से नोट में आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद सोर्स रीजन, ये देखिए सोर्स रीजन, सोर्स रीजन क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आइडियल सोर्स रीजन ऑफ एयर मास मस्ट possess द फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशंस। देयर मस्ट बी एक्सटेंसिव, ये पूछा गया है सवाल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कंडीशन है। देयर मस्ट बी एक्सटेंसिव होमोजेनस अर्थ सरफेस सो दैट यूनिफॉर्म टेम्परेचर कंडीशन हो सके। दे द सोर्स रीजन मस्ट बी आइदर लैंड और ओशन, मैंने लिखवाए हुए सब पॉइंट। देयर शुड बी कन्वर्जेंस ऑफ एयर, याद आ रहा, हाई प्रेशर, यस हाई प्रेशर, मैंने इसी को लिखाया है, हाई प्रेशर होना चाहिए। तो एक क्विक रीड सोर्स रीजन में आपका इट विल सफाइस यहाँ पे, सो दैट 3-4 पॉइंट्स लिख सको, उसे समझा सको क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे है, देयर आर 6 मेजर सोर्स रीजन एयर मासेस। पोलार ओशनिक एरियाज, पोलार ओशनिक कहाँ पे है, पोलार एंड आर्कटिक कॉन्टिनेंटल एरियाज, इसी को हम लोग ने सीपी बोला था अगर याद हो। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे एयर मासेस डेवलप हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन, कई तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है एयर मासेस का, लेकिन अपने को कुछ ही ध्यान रखने हैं। तो ये है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, इसी से हम लोग ज्यादा डील करते हैं। फिर ये याद आ रहा है, थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, याद आ रहा है, मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग ने के यू वगैरह पढ़ा था वो यही है, यहाँ पे आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। के यू वगैरह जो हमने आप लोग को बताया था कैसे मूव कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया अपना।
इसके बाद ये देखिए कॉन्टिनेंटल पोलार एयर मास, इसको पढ़ लीजिएगा। सीपी वाला, सीपी वाला थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पे देखोगे, आफ्टर रीचिंग द सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न शोर्स ऑफ ग्रेट लेक्स द कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास सीपीके मॉडिफाइड दिस अनस्टेबल हो जाता है, हैवी रेनफॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल लोकली नोन एज लेक इफेक्ट स्नो। पढ़ा है ना हम लोग ने इसको, यही हमने आप लोग को बताया था। तो आपको ये सीपी वाला एक बार देख लेना, एक बार सीपी वाला देख लेना। हमने आप लोग को ये लेक इफेक्ट स्नो समझाया हुआ है डायग्राम के साथ, कैसे मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आइए, नेक्स्ट चैप्टर फ्रंटोजेनेसिस साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इसमें आइए फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब होता है फ्रंट फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब होता है बनना, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जेनेसिस किसी चीज का बनना। तो फ्रंट क्या होता है? फ्रंट इज दैट स्लोपिंग बाउंड्री विच सेपरेट्स टू अपोजिंग एयर masses having contrasting characteristics in terms of temperature, humidity, density, pressure, wind direction. So फ्रंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कंडीशन क्या है फ्रंटोजेनेसिस की, कंडीशन क्या है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे बनता है। सबसे पहले कंडीशन है टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए एयर मासेस की। तो ये देखो कुछ कंडीशन जो अलग अलग हो सकती हैं, कैसे अलग अलग हो सकती है, सर्कुलेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, एक जगह पे आ रहा हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वार्म फ्रंट, ये है वार्म फ्रंट। चार प्रिंसिपल टाइप्स के होते हैं, ये है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। वार्म एंड लाइट एयर बिकम्स एक्टिव, देखो एक्टिव कीवर्ड आ गया, एक्टिव। हमने आप लोग को बताया भी था कि आपको ये चीज ध्यान रखना है, एक्टिव एंड एग्रेसिव एंड राइजेस, rises slowly or cold and dense। ये हो गया precipitation occurs over a relative large area for several hours in the form of moderate to gentle precipitation and this is what is known as drizzle। याद आया, drizzle, this is known as drizzle, ठीक है। तो यहाँ पे drizzle इसको लिख लीजिएगा। तो ये वार्म फ्रंट का हो गया, इसको डायग्राम देख सकते हो। फिर कोल्ड फ्रंट, यहाँ पे आपको कोल्ड फ्रंट मिल जाएगा, कोल्ड एयर बिकम्स एक्टिव, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, नेक्स्ट पेज पे आइए। कोल्ड फ्रंट इज एसोसिएटेड विद बैड वेदर characterized by thick clouds, heavy downpour, thunderstorm, lightning, snowfall, hailstorm। सबको याद आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है पूरा लेक्चर जो हम लोग ने पढ़ा है, बिल्कुल डिट्टो बुक में है। बस यहाँ पे थोड़ा शब्दों को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। हम लोग ने पूरा यही चीज पढ़ी है। तो हमने जो 3-4 लेक्चर लिए हैं अपने, वो हमने समझ लो ये इतने ढेर सारे चैप्टर एक साथ कवर करा दिए आपके। अदरवाइज किताब में ये चीज इतना आप लोग अप्रिशिएट ना कर पाते जितना हमने जिस आसानी से और जितने अच्छे से वैसे समझा दिया। लास्ट में ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, व्हेन कोल्ड फ्रंट टेक्स ओवर वार्म फ्रंट एंड वार्म एयर इज कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड या फिर टॉस्ड अबव, टॉस्ड अबव, देख रहे हो, टॉस्ड अबव, ऊपर की तरफ आ गई तो ऑक्लूडेड फ्रंट। अब यहाँ पे ये देखिए कोल्ड एयर और वार्म एयर मतलब अलग हो गया, अभी ये डेथ हो गई है। अब अगर साइक्लोन है यहाँ पे तो डेथ हो चुकी है। तो ये हो गया। इसके बाद वेदर, ये देखिए 38.6 चेंजिंग वेदर एसोसिएटेड विद फ्रंट्स, वेदर एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स यहाँ देखिए लिखा है precipitation is of longer duration, moderate but wide spread because of gentle slope of warm front। देख रहे हो, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन क्लाउड टाइप्स होता है, ये क्लाउड टाइप्स में वेरिएशन है, कौन कौन से मिलेंगे। कोल्ड फ्रंट से रिलेटेड कौन कौन से वेदर हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, हैवी रेनफॉल, हैवी प्रिसिपिटेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, सब ये सब हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। वो बस ध्यान रखिएगा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा करना है हमें। फिर ये आ गया आपका साइक्लोन्स, 38.7 साइक्लोन्स।
पेज नंबर 511 मेरी किताब में। तो साइक्लोन्स एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर, क्लोज्ड आइसोबार, क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये फिर टेम्परेट साइक्लोन्स है यहाँ पे, टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया। फिर ये आपको समझना है, वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन्स, वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन्स। अराइवल में क्या होता है, वार्म फ्रंट प्रिसिपिटेशन, वार्म सेक्टर में आ गए, फिर कोल्ड फ्रंट, कोल्ड सेक्टर में आ जाएंगे। याद आ रहा है, पहले वार्म में थे फिर कोल्ड, दोनों फील होगा ना, टेम्परेट साइक्लोन में दोनों चीजें फील होंगी। ये आप लोग जरूर बना लीजिएगा, प्रिंसिपल ट्रैक्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ये मैप बना लीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे जो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में टेम्परेट साइक्लोन मूव करता है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये सब लोग मैप बना लेना, ठीक है। अरे बना लोगे आप लोग, ये मैप बना लीजिएगा, ये मैप ड्रॉ कर लेना। टेम्परेट साइक्लोन हमने पढ़ा दिया है, उसमें ये मैप ड्रॉ कर लेना, मैप ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन वाली जो बात है, यहाँ पे देखिए एक नाम दिया गया है, यहाँ नाम देख रहे हो, जर्किन्स, वी जर्किन्स, जे जर्किन्स, दोनों भाई थे। दे पुट फॉरवर्ड पोलर फ्रंट थ्योरी ऑल्सो नोन एज वेव थ्योरी और बर्जरॉन थ्योरी, सॉरी बर्जन थ्योरी। देखो हमने बोला नहीं था वेव थ्योरी, जर्किन्स की वेव थ्योरी, यही हमने आपको पढ़ाई है, यही हमने आपको पढ़ाई है, तो ये यहाँ मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ये नेक्स्ट पेज पे है, पोलर फ्रंट थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटल थ्योरी, वेव थ्योरी, बर्जन थ्योरी, प्रोपाउंडेड बाय वी जर्किन्स एंड जे जर्किन्स इन 1918। ठीक है, इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ साइक्लोन, फिगर 38.10, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन। क्या क्या होता है, पहली स्टेज, सेकेंडरी, थर्ड, जो आपने बनाया है वो भी सही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये है यहाँ पे साइकिल्स, ये पेज देखिए जरा, 6 सक्सेसिव स्टेजेस, 6 सक्सेसिव स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसमें 6 दी गई है, मैंने 4 में मिक्स कर दिया है, 2 स्टेजेस को एक साथ ले लिया है। अब ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हम बाद में पढ़ाएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको हम बाद में। समझे सब लोग? अरे यार, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड आई थिंक मैंने सब बुक में मार्क करा दिया, उतना आप लोग देख सकते हो किताब में कहाँ आपको मिलेगा कंटेंट। बाकी अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पे लेक्चर बाद में देंगे, ठीक है, इतना पढ़िएगा। चलो थैंक यू, बाय 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 बाय।